हाय एवरीवन। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं जीएसटी में प्लेस ऑफ सप्लाई का। हमारा एक चैप्टर है, हमारा एक टॉपिक है, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो ये प्लेस ऑफ सप्लाई का चैप्टर हमारे जीएसटी में क्यों डाला गया है, आइए एक बार मैं आपको इसका छोटा सा 10 सेकंड का बैकग्राउंड बताता हूं कि ये क्यों डाला गया। देखो, हमारे जीएसटी में जो टैक्सेस लगते हैं वो एक लगता है आईजीएसटी, अगर आपकी सेल राज्य को क्रॉस कर रही है। दूसरा लगता है सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, ठीक है। और तीसरा लगता है सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी, ठीक है। तो ये कब लगता है? जब आपकी इंटर स्टेट सप्लाई होती है, ठीक है। और ये दोनों आपके कब लगते हैं? ये दोनों आपके कब लगते हैं? दिस वन एंड दिस वन, जब आपकी इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है। इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है, मतलब क्या है कहने का? सेम स्टेट या फिर सेम यूनियन टेरिटरी, ठीक है। अगर एक ही यूनियन टेरिटरी में सेल हो रही है तो सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी लगता है। अगर सेम स्टेट में सेल हो रही है तो सीजीएसटी और आपका एसजीएसटी लगता है। अब सेल सेम स्टेट में हो रही है या स्टेट के बाहर हो रही है, मतलब हमारे पास दो पार्टी होती है, एक तो सप्लायर और एक रिसीवर, ठीक है। सप्लायर का स्टेट क्या होगा? बताओ। जो जिस पर उसने जीएसटी नंबर लिया है एज पर जीएसटीआईएन, ठीक है। सेलर तो रजिस्टर्ड है, जब तो हम जीएसटी पढ़ रहे हैं। तो सेलर तो रजिस्टर्ड है, जिस स्टेट में जिस एड्रेस पे उसने जीएसटी लिया है वो जिस राज्य में फॉल करता है उसका स्टेट वो बन जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि रिसीवर का स्टेट क्या होगा? जिसके लिए हम पढ़ने जा रहे हैं प्लेस ऑफ सप्लाई, या फिर आप इसको ये कह सकते हो डेस्टिनेशन ऑफ सप्लाई। अब अगर जब आपको पता लग गया कि प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सा है, मतलब आपको स्टेट पता लग गई, तो आप कंपेयर कर लेना सेलर की स्टेट से और अकॉर्डिंगली आईजीएसटी या फिर सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। अगर स्टेट का मुद्दा है, अगर आप यूटी में रहते हो, यूटी में डील कर रहे हो, मतलब जैसे हमारी यूनियन टेरिटरी होती है, ठीक है, अगर वहां पर आप सेल कर रहे हो तो वहां पर सीजीएसटी के साथ एसजीएसटी नहीं यूटीजीएसटी लगता है, बस। तो ये प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों आया? प्लेस ऑफ सप्लाई आया ये पता लगाने के लिए कि टैक्स क्या लगेगा और सामान जो सेल हुआ है उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, सरकारी रूप में, लीगल रूप में, लॉ के अकॉर्डिंग। अभी आप देखेंगे कि सेल हुई है और कहीं, मतलब सामान गया है और कहीं, और प्लेस ऑफ सप्लाई है और कहीं। सामान गया है एक राज्य में बट प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा दूसरे राज्य में। क्यों? जब दो पार्टी रजिस्टर्ड होती है, जैसे मैंने उत्तर प्रदेश के रजिस्टर्ड पार्टी वाले से सामान खरीदा और मेरा जीएसटी दिल्ली में है, बट मैंने कहा सामान मेरे हरियाणा वाले मकान में जाएगा, गुड़गांव वाले मकान में जाएगा, तो आपका स्टेट कौन सा हो गया? प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा, ठीक है। या फिर क्या होगा? दिल्ली। तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो भी हमारे पास रूल्स लिखित है हमारे प्लेस ऑफ सप्लाई के चैप्टर में, हम वो देखने जा रहे हैं। हरियाणा होगा या दिल्ली होगा, अब हम ये देखने जा रहे हैं, ठीक है।
चलिए, प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई में आपके दो सेक्शन आते हैं, सेक्शन नंबर 10 और सेक्शन नंबर 12। ये दोनों ही सेक्शन डोमेस्टिक सप्लाई की बात करते हैं, इंटरनेशनल की बात नहीं करते। तो आज की क्लास हमारी डोमेस्टिक सप्लाई के लिए है, डोमेस्टिक सप्लाई। ठीक है जी, आइए सेक्शन 10 क्या कहता है? प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन इंपोर्ट टू और एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। सेक्शन 10 सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक की बात करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात नहीं करता। चाहे माल इंडिया में आया हो, चाहे माल इंडिया से गया हो, वो सेक्शन 10 में कवर नहीं है। तो जैसे कि हमने ऊपर लिखा था कि हम सिर्फ अभी डोमेस्टिक वालों की बात करने जा रहे हैं। सेक्शन 12 क्या कहता है? प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड रिसिपिएंट इज इन इंडिया। ये भी डोमेस्टिक वालों की बात करता है, जो सर्विस सेक्टर है, जो सर्विस देने वाला भी इंडिया में है और लेने वाला भी इंडिया में है। ठीक है, अब जो हमारा सर्विस सेक्टर होता है इसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। भाई सर्विस सेक्टर में ऑफिस कहीं है, उसने किसी बंदे को हायर किया, तुम्हारे घर में डेकोरेशन का काम होना था, ठीक है, तुमने अपने घर में डेकोरेशन का काम कराया, तो तुमने फोन मिलाया किसी को, बंदा आया कहीं से और सप्लाई हुई, मतलब एक्चुअल जो सर्विस प्रदान हुई वो हुई कहीं। तो सर्विस सेक्टर में बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है प्लेस ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन करते वक्त, जैसे लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, लोकेशन ऑफ सर्विस रिसीवर, प्लेस वेयर द एक्टिविटी टेक प्लेस, यानी कि कहां पर आर्किटेक्चर ने अपना जो काम था वो परफॉर्म किया, ठीक है, दैट इज प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। नेक्स्ट, प्लेस वेयर द सर्विस कंज्यूम्ड। देखो परफॉर्मेंस अलग है, कंज्यूम्ड अलग है। अब आर्किटेक्चर ने आपके घर में आके नक्शा तो बना दिया, बट वो नक्शा बनाया था आगरा वाले घर के लिए, तो वो सर्विस एक्चुअली कंज्यूम कहां के लिए हो रही है? आगरा वाले घर के लिए। ठीक है, सर्विस वेयर द प्लेस वेयर द सर्विस कंज्यूम्ड। और लास्ट, प्लेस या फिर पर्सन टू विच और टू हुम एक्चुअल बेनिफिट फ्लोज। भाई आपने आर्किटेक्चर वाला बुलाया, ठीक है, बट जो आगरा में घर बन रहा था वो आपका नहीं था, आपके मित्र का था, ठीक है, तो फिर मित्र के अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई देखी जाएगी। तो सर्विस सेक्टर में बहुत सारे केसेस होते हैं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जो भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है वो हम अपने इस चैप्टर में कवर करने जा रहे हैं अंडर सेक्शन 12। ऑलराइट, चलिए, हाँ जी, सबसे पहले ये समझ लो लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस क्या होती है। ठीक है, एक तरह से डेफिनेशन समझ लो कि लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस क्या होती है और क्या क्या हो सकती है। इफ रजिस्टर्ड, भाई अगर जो मैं हूं, मैं किसी आर्किटेक्चर या किसी एडवोकेट या किसी डॉक्टर या किसी प्रोफेशनल या फिर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी की सर्विस ले रहा हूं और मेरे पास अपना जीएसटी है और मैं कह रहा हूं बिल मेरे जीएसटी पे दियो, तो भाई जो स्टेट जीएसटी पे है वही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। इफ रजिस्टर्ड वेयर रिसिप्ट सर्विस देन सच रजिस्टर्ड प्लेस विल बी, क्या बनेगा आपका? वो बनेगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, मतलब लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। अब अगर उसी पर बिल कटाए तो वो ये आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी। अब अगर बिल और कहीं गया, जो मतलब हमारे पास केसेस है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम समझ लेंगे कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। मतलब बिल जीएसटी नंबर पे जा रहा है, जीएसटी नंबर से आ रहा है, फिर भी प्लेस ऑफ सप्लाई अदर देन जीएसटी स्टेट हो सकता है। ठीक है, ये मैं आपको समझाने जा रहा हूं। अब लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस में अगला पॉइंट क्या कहता है? अगर वो आदमी रजिस्टर्ड नहीं है, इफ नॉट रजिस्टर्ड, देन लोकेशन ऑफ अ फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट विल बी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस।
अब अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका कोई फिक्स इस्टेब्लिशमेंट, उसका कोई दफ्तर या उसका कोई घर जहां पर वो बैठता है, जहां पर वो कम्युनिकेशन एड्रेस अपना दे रहा है, वो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। अभी प्लेस ऑफ सप्लाई की बात नहीं हो रही, अभी बात हो रही है कि लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस में कौन कौन से एड्रेस आपके आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इफ बोथ देन नीड टू सेग्रीगेट। अब कोई आदमी रजिस्टर्ड भी है, ठीक है, बट किसी का दूसरा ऑफिस भी है, दूसरा घर भी है, वो अपना रजिस्टर वाला एड्रेस नहीं देना चाहता, या फिर कुछ सेवाएं अपने जीएसटी नंबर पे ले रहा है, कुछ अपने नॉन जीएसटी नंबर पे ले रहा है, तो दोनों सेग्रीगेट हो जाएगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट कंप्लीट होता है। फोर्थ पॉइंट, इफ नन ऑफ द अबव, ना जीएसटी है ना फिक्स्ड इस्टेब्लिशमेंट है, तो क्या होगा, कहीं रहता तो होगा, कहीं रहता तो होगा। इन नन ऑफ द अबव then residence place will be the location of recipient of service। ठीक है, सेम 4.4 सप्लायर ऑफ सर्विस। अब जैसे हमने देखा लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, ये चारों के चारों पॉइंट आपके सप्लायर पे भी लगेंगे। अगर हमको पता लगाना हो लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विस, तो ये चारों पॉइंट हम देखेंगे। भाई जीएसटी नंबर है तो वही स्टेट, जीएसटी नंबर नहीं है तो फिक्स इस्टेब्लिशमेंट का स्टेट, जीएसटी नंबर भी है कोई फिक्स्ड ऑफिस भी है, तो दोनों की सेल को हम अलग अलग कर देंगे। अगर कुछ अता पता नहीं है तो घर के एड्रेस को हम मानेंगे लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ द सर्विसेज। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, प्लेस ऑफ बिजनेस क्या क्या हो सकते हैं। सर दुकान हमारी प्लेस ऑफ बिजनेस है, बस बात खत्म हो गई? नहीं जी, क्या क्या हो सकते हैं, आइए देखते हैं। प्लेस वेयर द बिजनेस इज ऑर्डिनरी कैरीड आउट, जिस जगह से आप व्यापार कर रहे हो वो आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है। आपका वेयर हाउस, आपका गोडाउन भी प्लेस ऑफ बिजनेस है। प्लेस वेयर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन, आपका व्यापार और कहीं है, आप खाते और कहीं बना रहे हो, तो जहां बना रहे हो वही होता है ना। फैक्ट्री अलग है और हमारा दफ्तर है चांदनी चौक में या कनाट प्लेस में या 12 खंबा रोड पे या खान मार्केट में या मुंबई में या बेंगलोर में, तो बस जहाँ पे खाता बन रहा है वो भी प्लेस ऑफ बिजनेस है, वहां पर भी जीएसटी नंबर लगा होना चाहिए बोर्ड पे, वरना अधिकारी छापा मार सकता है। और अगर आपने कोई एजेंट अपना बिठा रखा है तो वो एजेंट भी जिस कमरे में बैठा है, जिस ऑफिस में बैठा है, वो भी बिजनेस प्लेस माना जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं रिसिपिएंट कौन कौन होता है। रिसिपिएंट इंक्लूड्स, रिसिपिएंट में कौन कौन आता है। इफ कंसीडरेशन इज देयर, अगर कोई पैसे दे रहा है तो भाई वही रिसिपिएंट होगा। ठीक है, तो फिर जो पैसे दे रहा है, पेयर, पेयर कौन होता है, जो पैसे देता है वो होगा रिसिपिएंट। ठीक है, अगर कंसीडरेशन नहीं है, फ्री में माल जा रहा है, इफ नो कंसीडरेशन फॉर गुड्स और सर्विसेज, देन द पर्सन टू होम गुड्स डिलीवर्ड या सर्विस रेंडर विल बी द रिसिपिएंट। भाई अगर पैसे नहीं जा रहे तो जिसको सामान गया या जिसके लिए आपने सर्विस दी वो क्या बन जाएगा, रिसिपिएंट। अगर आपके बदले आपके एजेंट ने सामान प्राप्त किया या एजेंट ने पेमेंट करी तो वो बन जाएगा रिसिपिएंट। ठीक है, ये कुछ डेफिनेशन थी, जनरल डेफिनेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम चलते हैं सेक्शन 10 की तरफ जो बताता है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होती है। पॉइंट नंबर 1, सप्लाई ऐसी सेल इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, जिसमें गुड्स सेलर की दुकान से उठ के बायर की लोकेशन पे जाता है, जिसमें गुड्स का मूवमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। आइए देखते हैं सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लोज ए। प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ गुड्स। हमें नहीं पता पार्टी रजिस्टर्ड कहाँ की है, वो बेंगलोर की है, गुजरात की है, बंबई की है, कलकत्ता की है, पुणे की है, चेन्नई की है, जम्मू कश्मीर की है, उत्तर प्रदेश की है, उत्तराखंड की है, कहाँ की है। हमें तो ये बताओ सामान कहाँ गया। ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम
व्हेन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड, जहां पर फाइनल डिलीवरी हुई, फॉर डिलीवरी टू द रिसिपिएंट, तो वो बनेगी प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है। अब भाई दिल्ली का सेलर, ठीक है, बंबई का बायर, सामान गया गुजरात में, तो क्या बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई? गुजरात। क्या बनेगा? गुजरात। ठीक है। अब ऐसे ही गुजरात का सेलर, बंबई का बायर, बट डिलीवरी हुई गुजरात में, तो फिर भले ही बंबई का बिल हो, भले ही आईजीएसटी लगनी हो, पर लगेगी क्या? सीजीएसटी और एसजीएसटी, क्योंकि इंट्रा स्टेट सेल है, क्योंकि गुजरात से सामान उठा और गुजरात में ही डिलीवर हुआ। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सप्लाई इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड टू रिसिपिएंट ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द थर्ड पर्सन। ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द थर्ड पर्सन। अब जो मैंने आपको ऊपर वाली कहानी बताई गुजरात, बंबई, दिल्ली वाली, वो सेकंड पॉइंट पे लगती है, क्योंकि इसमें रजिस्टर्ड पर्सन की बात होती है। फर्स्ट पॉइंट में ये प्रिजम्पशन है कि सामने वाला बायर अनरजिस्टर्ड है, तो वो यही कह रहा है सामान जहां डिलीवर हुआ वो प्लेस ऑफ सप्लाई हो गई। अब सेकंड पॉइंट में एक पॉइंट आता है, आपने भी सुना होगा अगर आप व्यापारी फैमिली से हो, ठीक है, एक पॉइंट आता है जी, बिल टू और शिप टू। ठीक है, बिल टू और शिप टू। भाई सेलर है दिल्ली का, सेलर है दिल्ली का, बायर है उत्तर प्रदेश का, पर जो बायर है उसने इंस्ट्रक्शन दी, कि जो सामान है वो जाएगा आपका बंबई, तो वैसे तो आईजीएसटी लगेगा, क्योंकि दिल्ली से यूपी बिल काटो तो भी आईजीएसटी, दिल्ली से मुंबई काटो तो भी आईजीएसटी। बट आपको लग रहा है कि दोनों में आईजीएसटी है, तो फिर फर्क क्या है? जब टैक्स का बंटवारा होता है, दिल्ली सरकार जब आईजीएसटी का बंटवारा करेगी तो वो यूपी को नहीं बंबई को जाएगा। तो इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई को यहां पर मेन फैक्टर कहा जाता है। मतलब ठीक है, आपको पता लग गया आईजीएसटी लगाना है, सीजीएसटी लगाना है, एसजीएसटी लगाना है, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर सेम ही तो है, इधर भी आईजीएसटी लग रहा है, इधर भी आईजीएसटी लग रहा है। बट जब टैक्स का बंटवारा होगा तो वो टुकड़ा बंबई यानी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जाएगा, ना कि यूपी गवर्नमेंट को। ठीक है। अब अगर इसी केस में मुंबई की जगह ये आपका क्या होता? यूपी होता या दिल्ली होता, यूपी नहीं लेते, दिल्ली लेते हैं, दिल्ली। तो वैसे तो अगर दिल्ली से यूपी बिल कटता तो आईजीएसटी लगता, बट यूपी के बायर ने कहा कि दिल्ली के सेलर जो सामान है वो तेरे पड़ोस वाली दुकान में ही जाना है, तेरे राज्य में ही जाना है, तो अब यहां पे क्या लग जाएगा? एसजीएसटी एंड सीजीएसटी। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। सप्लाई इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड टू रिसिपिएंट ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ थर्ड पर्सन, दैट इज बिल टू शिप टू सप्लाई, जो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लोज बी में कवर है। आइए पढ़ते हैं दोस्तों कि ये है क्या। सेल 1 हुई। अच्छा, यहां पे जो सेल के इनवॉइस है वो दो बनेंगे। ठीक है, सेल के इनवॉइस भी यहां पे दो बनेंगे, सेल 1 और फिर यहां से जिसने इंस्ट्रक्शन दी सेल 2। दिल्ली का सेलर आईजीएसटी लगा के भेजेगा, ठीक है। और फिर जो यूपी वाला है, नहीं, जो दिल्ली का सेलर है वो प्लेस ऑफ सप्लाई जो भी होगा उसके हिसाब से जीएसटी लगा के भेजेगा, और जो फिर यूपी का बायर है वो एक और बिल बना के भेजेगा अपनी ओरिजिनल बायर को, जो भी इसका प्लेस ऑफ सप्लाई है। आइए एक बार दोबारा समझते हैं। सेल 1 सेल 2, इसमें कंफ्यूजन होती है, ध्यान से समझ लो। एक कंपनी है जी जैको और एक कंपनी है जी एएस। जैको एएस को बिल काटेगी, ठीक है, तो एएस विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई।
अब सेल टू है एएस टू साहिल, तो साहिल विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। सेल एक ही है बट बिल बनेंगे आपके दो, बिल बनेंगे आपके दो। तो यहां पर आपके दो बिल बनेंगे, सप्लाई इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड टू रिसिपिएंट ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ थर्ड पर्सन, ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ थर्ड पर्सन, यानी कि बिल टू शिप टू। तो जैको के लिए आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? प्लेस ऑफ सप्लाई होगी जो एएस का जीएसटी नंबर पे स्टेट होगा, और जब एएस बिल काटेगी साहिल को तो साहिल क्या होगी? प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, एक बिल ओपन करके। हाँ जी, तो मैंने बिल निकाल लिया है और जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी उसको मैंने थोड़ा हाइड कर दिया है, ठीक है। अब आइए आपको दिखाता हूं, जो सेलर है, जो सप्लायर है, वो आपका है दिल्ली का, जो बिल टू है वो है उत्तर प्रदेश का, और जो माल गया है वो गया है दिल्ली। वो माल कहाँ गया है? दिल्ली। तो ये आपकी कहलाई जाएगी सेल नंबर 1 जो इस इनवॉइस की है, और ये आपकी कहलाई जाएगी सेल नंबर 2। तो एज पर सेल नंबर 1 दिल्ली से उत्तर प्रदेश सामान गया, प्लेस ऑफ सप्लाई उत्तर प्रदेश होगी, जैसे हमने यहाँ पे देखी थी अपने नोट्स में, ठीक है। जैको ने एएस को बिल दिया तो एएस विल बी पीओएस। तो दिल्ली से उत्तर प्रदेश माल गया यानी कि आपकी इंटर स्टेट सप्लाई, तो आपका आईजीएसटी यहां पर लगा। देखो ये भी कंफ्यूज हो गया था तो इसने बिल में करेक्शन किया, तो यहां पर आपका आईजीएसटी लगा। अब जब ये आपका उत्तर प्रदेश वाला दिल्ली को बिल काटेगा, ये भी अपनी सेल दिखाएगा, क्योंकि इधर सेल आई तो इसको भी दिखाना पड़ेगा, वरना टैक्स इसको भी इसका जो इनपुट है, ठीक है, वो वेस्ट जाएगा, इसको भी सेल दिखानी पड़ेगी। तो ये जब सेल काटेगा उत्तर प्रदेश से नई दिल्ली, तो ये भी आईजीएसटी लगाएगा, ठीक है। तो हमने देखा था सेल 1 आपकी होगी दिल्ली के सेलर से उत्तर प्रदेश को, आईजीएसटी लगेगा, और सेल 2 होगी यूपी के सेलर से दिल्ली को या बंबई को, जो भी होगा तो भी आपका आईजीएसटी लगेगा, ठीक है। ये आपका पॉइंट ये हटा दो, जो अब हमने नोट्स में देखा है वो आपका मेन पॉइंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आपका सेकंड पॉइंट होता है खत्म, बिल टू शिप टू। थर्ड पॉइंट, सप्लाई नॉट इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स। आइसक्रीम आपने वही खा ली उसकी दुकान पे, तो जब वो गुड्स आपके लिए अवेलेबल हो गया कंजम्पशन के लिए, वही पल आपका प्लेस ऑफ सप्लाई बन गया। प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ गुड्स at the time of delivery to the recipient. Example, machine at his existing location. Machine at his existing location. तो ये आपका क्या बन गया? जिसमें मूवमेंट नहीं है, तो वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ठीक है भाई। कोई सामान, जैसे आपने कोई एटीएम मशीन ली या कोई आपने हेयर ड्रायर लिया, तो आप दुकान पे गए, आपने वहीं सामान ले लिया, वो सामान किसी गुड्स ट्रांसपोर्ट के दौरान नहीं गया, बायर के हाथ में तुरंत वहीं पर आ गया, तो वो क्या बनेगा? आपका वही लोकेशन बन जाएगा। फोर्थ, सप्लाई इन्वॉल्विंग इंस्टॉलेशन और असेंबली ऑफ गुड्स। तो जहां पर वो गुड्स इंस्टॉल हुआ, जहां पर वो गुड्स असेंबल हुआ, वो बनेगी आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई। This is a case of composite supply of goods where in two supplies are involved, that is supply of goods or supply of ancillary supply of installation and assembly services। AC आपने लिया तो गुड्स भी आया, बट एक सर्विस प्रोवाइडर भी आएगा उसको इंस्टॉल करने के लिए, उसको लगाने के लिए। तो इस केस में क्या होगा? बट जो प्रिंसिपल सप्लाई है, मेन सप्लाई क्या है, मेन सेल क्या है? एसी। एसी कहां लगा? वो मेन है, और वही बनेगी आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई। बट द प्रिंसिपल सप्लाई इज सप्लाई ऑफ गुड्स विच आर बीइंग इंस्टॉल्ड। सो प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी प्लेस ऑफ सच इंस्टॉलेशन और असेंबली। वैसे मैक्सिमम केसेस में यही होगा, सामान जहां पर जा रहा है वहीं पे तो इंस्टॉल होगा, ठीक है, तो वो आपका बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई।
फिफ्थ पॉइंट, गुड सप्लाई ऑन बोर्ड आ कन्वेंस। ठीक है, मतलब ट्रेन में, हवाई जहाज में, किसी बस में आप जा रहे हो और उस दौरान आपको खाने के लिए कुछ मिला या आपने बस में कुछ खरीदा, तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी भाई? एयरप्लेन चल रहा है तो वो तो पता नहीं कहाँ कहाँ चलता रहेगा पूरे देश में, या ट्रेन चल रही है वो तो पता नहीं कहाँ कहाँ चलती रहेगी। आपने बनारस में कुछ खरीदा ट्रेन में, ट्रेन के अंदर, ठीक है, स्टेशन पे नहीं, आपने बनारस में कुछ खरीदा या दिल्ली में कुछ खरीदा, सामान बेचने वाले आए और प्रॉपर बिल बना रहे हैं, तो बिल कैसे बना पाएंगे? मतलब बिल कैसे बना पाएंगे? तो ये झंझटबाजी खत्म करने के लिए सरकार ने रूल बनाया कि जब वो सब व्यक्ति ट्रेन में चढ़े, जिस भी स्टेशन पर चढ़े सामान ले लेकर, ठीक है, या सामान की लोडिंग जिस भी स्टेशन पर हुई, वो स्टेशन बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो जो भी सामान बेच रहा है उसका जीएसटी नंबर पे जो भी स्टेट है उसको कंपेयर करेंगे उस प्लेटफॉर्म से, उस जगह से जहां पर सामान लोड हुआ। When goods are sold during a journey, then place of supply shall be the location where goods are on board to a conveyance। जहां पर सामान कन्वेंस में ऑन बोर्ड हुआ। जैसे दिल्ली सामान चढ़ा और पूरे भारत में जब वो ट्रेन घूमेगी, पूरी ट्रेन में सामान यात्रियों को दिया जाएगा। ठीक है, बट ऐसे तो पता लगाना मुश्किल है कि कहाँ सेल हुई, तो सरकार कहती है झंझटबाजी छोड़ो, जहां पर सामान लोड हुआ वो बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, सेक्शन 10 खत्म होता है किसका? प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स का। आइए अब चलते हैं सेक्शन नंबर 12 पे। ये थोड़ा आपका कॉम्प्लेक्स है, इसको एक एक करके स्टार्ट करते हैं। चलिए, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेयर location of supply of service and location of service location of recipient of service is in India। तो हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक सप्लाई की, हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक सप्लाई की। ठीक है, आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं, हमारे पास कौन कौन से केसेस हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज नॉट कवर्ड स्पेसिफिकली इन अपकमिंग लिस्ट। मतलब जो हम आने वाली लिस्ट देखने जा रहे हैं, अगर उसमें कोई आपका केस कवर नहीं हुआ, कोई रह जाता है, तो वो आपका रेजिडुअरी केस बनेगा, जो केस नंबर 1 जो हम पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग डील होगा। ठीक है, तो ये आपकी जनरल कैटेगरी है। अगर इनके अलावा कुछ अलग से बात बताई गई है तो वो रूल उस बात पर लगेगा, उस सेल पर लगेगा, वरना रूल नंबर 1 लगेगा। ठीक है, पहला पॉइंट क्या कहता है? पहले पॉइंट में आपका जो जनरल पॉइंट है उसमें आपकी 3 कैटेगरी आती है। इफ सर्विसेज मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन, देन प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन। सिंपल। अदरवाइज, अगर वो पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है जिसने सेवाएं ली है, अदरवाइज लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट वेयर द एड्रेस ऑन रिकॉर्ड एग्जिट। फिर सेलर के पास जो भी एड्रेस है उस रिसिपिएंट का, उसको प्लेस ऑफ सप्लाई मान के बिल बना देगा। अगर सेलर के पास उसका एड्रेस भी नहीं है तो सेलर कहेगा भाई फिर तो मैं ये समझूंगा कि मैंने अपनी दुकान पे ही सेवाएं उसको दे दी, जब मेरे पे ना तो उसका आता है ना उसका पता है। अदरवाइज लोकेशन ऑफ सप्लायर इन अदर केसेस। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या कहता है? प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेकंड पॉइंट, प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और बोट और वेसल इन द फॉलोइंग केसेस। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगी? लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, जहां पर एक प्रॉपर्टी, कोई लैंड बिल्डिंग स्थित है, उसकी लोकेशन, किसी बोट की लोकेशन, किसी वेसल की लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई कही जाएगी। क्यों? इफ आउटसाइड प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो बोट, वो वेसल देश के बाहर है तो फिर क्या होगा? लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी। अदरवाइज हमारे पास कौन कौन से पॉइंट है, आइए देखते हैं। सर्विसेज डायरेक्टली in relation to an immovable property including
सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेशन, surveyor, engineer and other related experts or estate agents, comma, any services provided by way of grant of right to use immovable property or for carrying out or coordination of construction work। भाई आप अपने मकान में आर्किटेक्चर का काम करवा रहे हो, ठीक है, आप अपने मकान में लिफ्ट लगवा रहे हो, आप अपने मकान में कुछ आर्किटेक्चर, इंटीरियर, इंजीनियर को बुला के कुछ भी करवा रहे हो अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी में, तो वो सेवाएं कहाँ पर दी जा रही है? आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर। तो आप अब चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे कुछ भी हो, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की लोकेशन बनेगी प्लेस ऑफ सप्लाई, वेदर यू आर रजिस्टर्ड और नॉट। सेकेंड पॉइंट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ लॉजिंग एकोमोडेशन बाय अ होटल इन, गेस्ट हाउस, होम स्टे, क्लब, कैंप साइट, हाउस बोट, वेसल। भाई आप होटल में जाते हो, अब आप कहीं के भी हो, आप रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, होटल तो अपनी सेवाएं अपने होटल में दे रहा है, अपने गेस्ट हाउस में दे रहा है, अपने क्लब में दे रहा है, अपने कैंप में दे रहा है, अपने वेसल में दे रहा है। तो वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? वही होटल, वही बोट, वही वेसल। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, services provided by way of accommodation in an immovable property for organizing marriage, reception, official या social culture, religious function and other related services। आप कहीं पे जाके शादी कर रहे हो किसी बैंकेट हॉल में, तो शादी कहाँ पर हो रही है? उस बैंकेट हॉल में। चाहे आप बिल पक्का लो चाहे कच्चा लो, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? वो बैंकेट हॉल। ऐसी किसी कंपनी ने अपना ऑफिशियल कुछ फंक्शन किया, भाई कंपनी तो रजिस्टर्ड होती है, कंपनी बेंगलोर की थी, फंक्शन किया दिल्ली में या मुंबई के ताज होटल में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? वो ताज होटल। ठीक है। ऐसी कोई रिलीजियस, कोई कल्चर, कोई भी सोशल फंक्शन हुआ, जहां पर हुआ वही बनेगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। अब नोट कहता है आप अंबानी हो, आपने प्री वेडिंग और कहीं करी और मेन वेडिंग और कहीं करी, तो अगर एक से ज्यादा राज्य इन्वॉल्व है तो भाई जहां जहां पर भी जितना जितना भी खर्चा हुआ वो उसी हिसाब से रेशो में डिवाइड हो जाएगा। इफ मोर देन वन स्टेट इन्वॉल्व देन बिलो शैल बी रेशो फॉर प्लेस ऑफ सप्लाई। अब रेशो भी आपको निकालने की कंडीशन क्राइटेरिया दिया है। क्या? नंबर ऑफ नाइट स्टे, आपने कितनी रात बिताई, ये कहां पर लग सकता है? फॉर एकोमोडेशन इन होटल, इन गेस्ट हाउस एटसेट्रा। भाई आपने कितनी रात बिताई, उस रात के हिसाब से रेशो बढ़ जाएगी। फिर आपको एरिया का बेसिस लेना है, किसके लिए? फॉर एनी अदर एकोमोडेशन इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, जहां पे नाइट पर बिलिंग नाइट की हिसाब नहीं है, भाई अपना ही घर है, ठीक है, अपना ही कुछ है। तो फिर आपने जैसे किसी आर्किटेक्चर की सर्विस ली, ठीक है, आपकी दो बिल्डिंग थी, एक दिल्ली में एक बंबई में, तो फिर जितने एरिया में सर्विस उसने दिल्ली में दी वो बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली का, और जितना एरिया कवर किया बंबई का वो बन जाएगा बंबई का प्लेस ऑफ सप्लाई। अब जो बोट है, जो वेसल है, वो तो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। आपने गोवा में देखा होगा, गोवा में समुद्र के अंदर ही बार बने हैं, शिप के अंदर ही दुबई में बार बने हैं। तो इसमें क्या होता है, जितना भी समय आपने बिताया एक राज्य में और जितना समय आपने बिताया दूसरे राज्य में, भाई आपकी अहमदाबाद से शिप चली और बंबई जाके पहुंच गई, तो भाई फिर जितना समय दो राज्यों के बीच बटा, उस राज्य में प्लेस ऑफ सप्लाई बांट दिया जाएगा। फॉर सर्विसेज बाय वे ऑफ लॉजिंग एकोमोडेशन बाय अ हाउस बोट और वेसल, तो फिर टाइम के हिसाब से रेशो को बांट दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका सेकंड पॉइंट प्लेस ऑफ सप्लाई का। पहला क्या था? जनरल रूल। दूसरा क्या था? इमूवेबल प्रॉपर्टी, बोट या वेसल में कोई सर्विस दी गई। अगर ये सब चीज बाहर है, आउटसाइड इंडिया है, तो फिर लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट बनेगी प्लेस ऑफ सप्लाई। चलिए थर्ड पॉइंट, रेस्ट्रो एंड कैटरिंग सर्विसेज, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी। तो ये जहां पर भी हुई, प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी लोकेशन ऑफ सर्विस परफॉर्म।
आप रजिस्टर्ड हो या ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता, उस रेस्टोरेंट वाले ने, उस कैटरिंग वाले ने, उस ब्यूटी पार्लर, उस ब्यूटिशियन ने अपनी सेवाएं कहां पर दी, वो बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, चलिए सेलर की लोकेशन तो वही होगी जो उसके जीएसटी पे है, मुद्दा है कि सेवाएं कहां पर दी जा रही है, गुड्स कहां पर जा रहा है, उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई हम देख रहे हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ जीएसटी इंपोजिशन, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई और इंट्रा स्टेट सप्लाई। फोर्थ, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज। अगर व्यक्ति रजिस्टर्ड है, यहां पर रजिस्टर्ड व्यक्ति को कंसीडरेशन में लिया गया है, तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा उसी व्यक्ति का एड्रेस। अगर रजिस्टर्ड नहीं है, अदरवाइज प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी लोकेशन ऑफ सर्विस परफॉर्म्ड, जहां पर सेवाएं दी गई। नेक्स्ट, सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू कल्चरल, स्पोर्ट्स, एजुकेशनल, साइंटिफिक, एंटरटेनमेंट, आर्टिस्टिक, अम्यूजमेंट पार्क एटसेट्रा एंड इट्स रिलेटेड सर्विसेज। आप मॉल में पिक्चर देखने गए, तो पिक्चर देखने गए मॉल में, जो मॉल जिस राज्य में है जहां पर पिक्चर दिखा रहा है वही बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी प्लेस ऑफ इवेंट और पार्क। तो सर ऐसा ही तो होगा भाई, किसी स्कूल ने या किसी कंपनी ने, जो कंपनी बेंगलोर की है या कोई स्कूल बेंगलोर का है, वो दिल्ली के वर्ड्स ऑफ वंडर में आया अपने एम्प्लॉय को लेकर और वर्ड्स ऑफ वंडर वालों से बोला बिल मेरी कंपनी के नाम पे दियो, मेरे जीएसटी नंबर पे दियो। ठीक है, बिल मिल जाएगा, बट दिल्ली तो दिल्ली सेल कटेगी, क्योंकि वो प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली में माना जाएगा जहां पर वो अम्यूजमेंट पार्क है। ठीक है, चलिए 6th पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट्स और असाइनिंग स्पॉन्सरशिप टू सच इवेंट्स। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट्स, जो ऑर्गेनाइजेशन इवेंट्स कराती है, जैसे किट्टी पार्टी कराती है, कोई पिकनिक ऑर्गेनाइज कराती है, होली दिवाली पे फंक्शन कराती है। ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, इन केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? इफ रिसिपिएंट इज रजिस्टर्ड, जो इवेंट करवा रहा है, मतलब जिसके लिए इवेंट हो रहा है, भाई अंबानी जी ने अपनी शादी करवाई और किसी एक ऑर्गेनाइजेशनल इवेंट कंपनी को हायर किया, तो अगर अंबानी जी रजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? अंबानी जी का जीएसटी नंबर पे जो भी राज्य है। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो इवेंट कहां पर हुआ, उदयपुर में हुआ कि राजस्थान में हुआ कि गुजरात में हुआ, कहां पर हुआ, वो बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अब अगर शादी बाहर हुई, ठीक है, विदेश में हुई, तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, यानी अंबानी जी का जो भी बंबई का एड्रेस, वहां पर बिल कटेगा और प्लेस ऑफ सप्लाई वहां पर होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 7th पॉइंट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल और कोरियर एटसेट्रा। अब अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है, जिसने सेवाएं ली, तो उसी की लोकेशन बनेगी प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? शैल बी द लोकेशन ऑफ गुड्स हैंडेड ओवर फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन एक सर्विस सेक्टर है, बट ये लेकर क्या जा रहा है? गुड्स लेकर जा रहा है। ठीक है, गुड्स लेकर जा रहा है, तो गुड्स जहां पर लोड हुए, गुड्स जहां पर छोड़ दिए गए कि अब ट्रांसपोर्ट वाली ये तेरी जिम्मेदारी है, तो वो जहां पर गुड्स छोड़े गए वो बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। क्या बनेगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। भाई जो सामान भिजवा रहा है अगर वो रजिस्टर्ड है तो फिर उसके एड्रेस पर बिल कट जाएगा। अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो जहां पर वो सामान छोड़ के गया, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी वाला, ट्रांसपोर्ट सर्विस सेक्टर वाला जो ट्रांसपोर्ट की सेवाएं दे रहा है, वो उस जहां पर सामान छोड़ा वहां पर अपना बिल बना के दे देगा, वो जो भी प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। ठीक है, चलिए इफ द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड इंडिया, अगर शिप या हवाई जहाज में माल बाहर जा रहा है तो डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई, जो कि आपकी बाहर की होगी, तो इस केस में आईजीएसटी लगेगा। ठीक है, इस केस में आईजीएसटी लगेगा। वैसे एक्सपोर्ट पर टैक्सेशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम भारत को प्रमोट कर रहे हैं।
नेक्स्ट पॉइंट 8, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस सेक्टर में क्या होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। जैसे आईआरसीटीसी, ठीक है, जैसे आपकी इंडिगो, जो भी ये मेक माई ट्रिप, ठीक है, गोआई बीबो, ये जो भी पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस के टिकट वगैरह बेचती है, इसमें क्या होगा। अब जैसे मैंने टिकट कराई, मेरे पे जीएसटी नंबर तो नहीं है, तो फिर क्या होगा, मैं तो रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो फिर क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी लोकेशन वेयर पैसेंजर स्टार्ट जर्नी। अब मैं दिल्ली का रहने वाला हूं, मुझे बेंगलोर जाना है, तो भाई मैं दिल्ली का हूं और दिल्ली से अपनी यात्रा स्टार्ट करूंगा, तो दिल्ली ही प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगी। बट जो टिकट बेचने वाली कंपनी है वो बंबई की है, तो फिर वो मेरा जो बिल काटेगी बंबई से दिल्ली काटेगी और आईजीएसटी लगाएगी। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट समझो कि कितने खतरनाक कॉन्सेप्ट है ये, जो हम इतनी आसानी से कवर कर रहे हैं। अब अगर मैं रजिस्टर्ड हूं, मैं कह रहा हूं मेरे पे तो जीएसटी नंबर है, मेरे को तो बिल पक्के में चाहिए, तो आपकी लोकेशन ही बन जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है फॉर इश्यू ऑफ राइट टू पैसेज फॉर फ्यूचर यूज। भाई आपको वाउचर मिला, वाउचर, एंड द पॉइंट ऑफ बोर्डिंग नॉट नोन, और आपको वाउचर दे दिया मेक माई ट्रिप ने, और ये वाउचर में ये नहीं लिखा था कि ये ट्रिप बाली का है कि उदयपुर का है कि बंबई का है कि बेंगलोर का है। ठीक है, तो जिस समय वाउचर आपको दिया गया उस समय नहीं पता था कि आप कहां जाओगे फ्यूचर में। ठीक है, नॉट नोन एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ राइट टू पैसेज, तो फिर क्या होगा, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। भाई वाउचर तो इश्यू हो गया, ठीक है, और जब वाउचर इश्यू हो गया, ये भी पता है कि फ्लाइट में उड़ के जाएगा, और ये भी पता है कि कितने रुपयों का है, और ये भी पता है कि टैक्स कितना लगेगा क्योंकि फ्लाइट के रेट तो पता है, तो फिर लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट क्या बनेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। अब अगर रिसिपिएंट का एड्रेस नहीं पता, तो भाई मेक माई ट्रिप तू अपने एड्रेस पे ही, अपने एड्रेस के राज्य को ही प्लेस ऑफ सप्लाई मान के अपना बिल काट दे। ठीक है, और सेम जब आप रिटर्न आओगे तो ऐसे रिटर्न के वाउचर का ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, चलिए 9 पॉइंट, सर्विसेज सप्लाइड ऑन बोर्ड अ कन्वेंस ड्यूरिंग जर्नी। जैसे हमने गुड्स में देखा था कि आपने कुछ सामान खरीदा ट्रेन में या फ्लाइट में, तो वो सामान जब चढ़ा, ठीक है, वो सामान जब चढ़ा वो प्लेस ऑफ सप्लाई हो गई। अब सर्विस सेक्टर में भी क्या होगा, सर्विस सेक्टर में क्या होगा, आइए देखते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी लोकेशन ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेंस फॉर द जर्नी, मतलब वही स्टार्ट पॉइंट। ठीक है, स्टार्ट पॉइंट ही होगा। ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेंस फॉर द जर्नी। जहां से हवाई जहाज स्टार्ट हुआ, जहां से ट्रेन स्टार्ट हुई, वही बनेगी आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई। अब आता है जी टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री, बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही अच्छा है, आप इसको लिंक कर पाओगे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से। सेक्शन 12 सबसेक्शन 11 क्या कहता है जी, टेली कम्युनिकेशन सर्विस। टेली कम्युनिकेशन सर्विस में क्या क्या चीज आती है, इंक्लूड द सर्विसेज ऑफ टेलीफोन, जो आप बात कर रहे हो, डाटा ट्रांसफर, इंटरनेट, ब्रॉडकास्टिंग, टीवी वगैरह आप देखते हो, डीटीएच सर्विसेज। ठीक है, ये सारी की सारी आपकी टेली कम्युनिकेशन सर्विस में आती है। सेक्शन 12 सबसेक्शन 11 क्लासिफाइज द टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज इनटू 3 कैटेगरी फॉर द पर्पस टू फाइंड प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यहां पर टेली कम्युनिकेशन सर्विस ने 3 कैटेगरी बनाई प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने के लिए। पहली कैटेगरी, सर्विसेज प्रोवाइडेड यूजिंग अ फिक्स्ड टेलीकम्युनिकेशन लाइन, लीज्ड सर्किट, इंटरनेट लीज सर्किट, केबल और डिश एंटीना। ठीक है, मतलब आपके घर में जो आप फोन कर रहे हो वो लैंडलाइन है, मतलब वायरिंग आई हुई है बाहर से, वाईफाई में भी वायरिंग आती है, डीटीएच में भी वायरिंग आती है, मतलब कुछ भी हवा में नहीं है, आपके घर में कुछ ना कुछ वायरिंग आई हुई है, कुछ ना कुछ फिक्स टेलीकम्युनिकेशन लाइन है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, विल बी इंस्टॉल्ड प्लेस।
अब ठीक है, जैसे रिलायंस जियो मुंबई की है। अगर रिलायंस जियो मुंबई की है और दिल्ली का कोई भी जीएसटी नंबर इन पे नहीं है, ये बिलिंग मुंबई वाले जीएसटी से ही करते हैं, और मैं दिल्ली में रहता हूं, मैंने अपने यहाँ वाईफाई लगवाया, तो जो बिल कटेगा वो मुंबई से दिल्ली कटेगा और आईजीएसटी लगेगा। सेकंड पॉइंट, पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन एंड पोस्टपेड इंटरनेट सर्विसेज। पोस्टपेड में क्या होता है, प्रॉपर बिल आता है, बिल पे एड्रेस भी होता है, आपका नाम भी होता है। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, विल बी द रिसिपिएंट एड्रेस। बट अगर रिसिपिएंट एड्रेस अता पता है, ऐसा तो पहले हो ही नहीं सकता, क्योंकि पोस्टपेड में एड्रेस होता ही होता है। फिर भी हम कह रहे हैं नहीं पता, क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं पता, तो सेलर का एड्रेस बनेगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। अब सी पॉइंट आता है सबसे बढ़िया, प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन या फिर प्रीपेड इंटरनेट या फिर प्रीपेड डीटीएच सर्विस। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप फोन से रिचार्ज कर देते हो, आप फ्लाइट में हो, आप राजस्थान में हो, आप दुबई में हो, आप कहीं भी हो, फोन से रिचार्ज कर देते हो। ठीक है, फोन से रिचार्ज कर देते हो, तो इस केस में क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी एड्रेस ऑफ द सेलिंग एजेंट और रीसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर एट द टाइम ऑफ सप्लाई। तो सरकार कहती है भाई ये तो बड़ा खतरा है, ऐसे कैसे हम ट्रैक करेंगे। तो सरकार ने बोला जहां से भी आपने सेवाएं ले रखी है, ठीक है, जो भी आपका सेलिंग एजेंट है, जो भी आपका लोकल रीसेलर है, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है, उसका प्लेस बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो रिलायंस जियो मुंबई की बिल करेगी इनको। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। अब अगला पॉइंट आता है, इफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन टू फाइनल सब्सक्राइबर, देन प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन वेयर प्री पेमेंट इज रिसीव्ड और वाउचर आर सोल्ड। अब होता क्या है, जैसे डैन है, डैन फॉर एग्जाम्पल, डैन का रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है और डैन के छोटे 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 ऑफिस सारे राज्यों में, सारे राज्यों के सारे शहरों में और सारे शहरों की सारी कॉलोनियों में उपलब्ध है। तो वो सर्विस प्रोवाइडर क्या कर रहा है, मुझे फाइनल सब्सक्राइबर को, फाइनल कंज्यूमर को अपना केबल दे रहा है। तो जो रिलायंस जियो है या फिर डैन है, वो क्या करेगी, इस सर्विस प्रोवाइडर को बिल काटेगी और इस सर्विस प्रोवाइडर मुझे बिल काटेंगे। ठीक है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, विल बी द लोकेशन वेयर, जहां से आप पेमेंट ले रहे हो और जहां पे आप वाउचर दे रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इफ प्रीपेड सर्विस टेकन थ्रू इंटरनेट बैंकिंग और इलेक्ट्रॉनिक मोड। आप कह रहे हो डैन वाले को मेरे घर मत आइयो, मैं अपना रिचार्ज खुद ही करूंगा। ठीक है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। तो इस केस में भी आपकी ही लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगी। ठीक है, अदर केस जो रह गए, अगर कुछ ऐसे रह गए, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। अगर रिसिपिएंट का अता पता नहीं है तो सेलर की लोकेशन बनेगी प्लेस ऑफ सप्लाई। तो ये टेली कम्युनिकेशन ध्यान से देखना, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है जो आपको ध्यान से रखकर जानी है। नोट, अब नोट क्या कहता है भाई, आपका घर बॉर्डर पे था बिल्कुल दो राज्यों के बीच। ठीक है, तो मुंबई से लाइन निकली, ठीक है, मुंबई से लाइन निकली और दूसरे राज्य में आपका घर था और दूसरे राज्य के घर में आपके इंस्टॉल हुई। फॉर फिक्स्ड इंस्टॉल फॉल इन मोर देन वन स्टेट, देन नंबर ऑफ पॉइंट्स विल बी कंसीडर्ड। तो खंबे गड़े होते हैं, खंबे हम देखेंगे कि कितने खंबे किस राज्य में आ रहे हैं और कितने खंबे किस राज्य में आ रहे हैं। आपके घर जो वायर पहुंची उसमें कितने खंबे इन्वॉल्व है, उस बीच में रेशो बटेगा और प्लेस ऑफ सप्लाई बटेगा। वेयर 1 पॉइंट इज इन स्टेट 1 एंड 2 पॉइंट इन स्टेट 2। तो रेशो क्या होगी, एक हिस्सा जाएगा मुंबई को और 2 हिस्से जाएंगे दूसरे स्टेट को। वेयर 3 पॉइंट इन 3 स्टेट, तो तीनों को इक्वली मिल जाएगा। क्वेश्चन में आपको पॉइंट गिवन होंगे, आप तो चुपचाप रेशो बांट देना। 11th पॉइंट आता है आपके प्लेस ऑफ सप्लाई में,
फाइनेंशियल एंड स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज। तो इस केस में क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। आप बैंक में गए, ठीक है, बैंक में गए, आपने कुछ फाइनेंशियल सर्विस ली, तो भाई लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट क्या बनेगी, प्लेस ऑफ सप्लाई। अब बैंक में तो बहुत लोग आते हैं, कॉर्पोरेट वाले भी आते हैं, नॉन कॉर्पोरेट वाले भी आते हैं, रजिस्टर्ड भी आते हैं, नॉन रजिस्टर्ड भी आते हैं। तो बैंक वाला तो आपको जानता है, आपके खाते को जानता है। अब खाते में जीएसटी नंबर तो लगा नहीं होता, खाता तो उनके पास ही होता है और उनको एड्रेस भी पता है। तो आपकी लोकेशन बन जाएगी रिसिपिएंट और वही बन जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। अदरवाइज सेलर की लोकेशन अगर आता पता नहीं है। नेक्स्ट, इंश्योरेंस सर्विस। अगर आपने बिल लिया है जीएसटी नंबर पर तो लोकेशन बनेगी आपकी रिसिपिएंट का एड्रेस और वही बनेगी प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर आप अनरजिस्टर्ड हो तो फिर बनेगी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर आता पता नहीं है रिसिपिएंट का तो सेलर की लोकेशन, ठीक है। 13 पॉइंट, एडवर्टीजमेंट सर्विस टू द गवर्नमेंट। एडवर्टीजमेंट सर्विस टू द गवर्नमेंट, प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगी लोकेशन ऑफ गवर्नमेंट। अगर एक से ज्यादा गवर्नमेंट इन्वॉल्व है तो रेशो बढ़ जाएगा, ठीक है, तो रेशो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आता है, अब आपके ये 13 केस खत्म होते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है सप्लाई इन टेरिटोरियल वाटर, सेक्शन 9 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। टेरिटोरियल वाटर क्या होता है, इंटरनेशनल वाटर टाइप होता है ये हमारा। वेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लायर इज इन द टेरिटोरियल वाटर then it shall be deemed that location of such supplier is in the coastal state or union territory where the nearest point of the appropriate baseline is located। तो भाई देख लो, गुजरात पास है कि महाराष्ट्र पास है कि गोवा पास है, जो भी पास है वो बनेगा आपका, क्या बनेगा, वो बनेगा आपका सप्लायर का लोकेशन। Similarly, in case where the place of supply is in territorial water, then the place of supply shall be deemed to be in the coastal state or union territory where the nearest point of the appropriate baseline is located। ठीक है, तो जो भी पास में हो वही सेलर का एड्रेस और वही बायर का एड्रेस और वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। तो दोस्तों, प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स तो आसान है, बहुत आसान है, 2-3 केस ही है, बट प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। सेक्शन 12 जिसमें 13 तरह के केस है और उन केसेस में भी फर्दर कैटेगरी है जो आपको ध्यान में रखनी है। ये लिस्ट बिल्कुल रट के जानी पड़ेगी, बिल्कुल समझनी पड़ेगी अगर एग्जाम का क्वेश्चन ठीक करना है तो। समझे? चलिए, तो इसी के साथ मेरी आज की क्लास खत्म होती है जिसमें मैंने आपको पढ़ाया प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सेक्शन नंबर 10 और सेक्शन नंबर 12। मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, किसी भी बुक का कर सकते हो, किसी भी इंस्टीट्यूट की बुक का कर सकते हो और किसी भी पास्ट पेपर का कर सकते हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।